Hello everyone and very good morning. So this is your English mentor Shalini Mendras welcomes you all the Mendras official YouTube channel जहां हम डिस्कस करेंगे स्पीड टेस्ट नंबर 08 इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखो आप लोग स्पीड टेस्ट तो दे देते हो लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी एसटी का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे कि बच्चे कह रहे थे कि मैम इस चीज का ये क्या कहते हैं सोल्यूशन ऐसे है या वैसे है। कई बच्चों का और भी कमेंट्स आए, थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स भी थे कि अरे इसमें क्या देख के पढ़ के पढ़ा देना है। देखो बच्चे, देख के पढ़ के पढ़ना या ऐसा कुछ करना, मेरा मोटिव ये होता है कि मैं यहां से रीड आउट करूं और तुरंत आंसर बताऊं, वही होता है एनालिसिस। मोटिव ये है कि आप उस चीज को समझें, जो मैं रूल्स उसमें बताती हूँ उस चीज को बस आपको फोकस करना है। ठीक है, मेन जो हम रूल्स चंक्स में बताते हैं ना, इसीलिए हम स्पीड में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि एनालिसिस अगर आपको 1 घंटे तक करते रहना है, हाँ अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए, है ना। तो इस चीज को आप लोग बस ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका क्लोजेस्ट का ही है, 26 to 32, यानी कि ऑलमोस्ट 7 to 8 ब्लैंक्स हैं। ठीक है, in the following passage there are blanks each of which has been numbered as well as filled with a word which may be appropriate in the context of the passage। मतलब यहाँ पे ये जो क्लोजेस्ट आपको दिया हुआ है, इसमें जो ब्लैंक्स है उसके अगेंस्ट भी वर्ड दिया हुआ है आपको। तो अगर वो वर्ड सही होगा तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बट इफ अगर वो वर्ड सही नहीं है तो आपको जो ऑप्शंस में वर्ड्स दिए होंगे उन ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके वही आपको आंसर करना है कि इफ द वर्ड हाईलाइटेड इज इनकरेक्ट, मतलब जो वर्ड हाईलाइट किया गया है ब्लैंक के अगेंस्ट वो अगर इनकरेक्ट है और उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, देन चूज एनी वन ऑप्शन सजेस्टेड गिवन बिलो। तो नीचे जो दिए गए ऑप्शंस है उसमें से आप चूज करिए, लेकिन अगर वो करेक्ट है तो सिंपली आप मार्क कर देंगे नो चेंज रिक्वायर्ड। क्लियर? चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ क्या, पहले हम ये थोड़ा सा पैसेज पढ़ लेते हैं। द बीएसई सेंसेक्स, बीएसई क्या होता है? बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज। और एनएसई क्या होता है आपका? जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं, है ना। तो बीएसई सेंसेक्स और एनएसई सेंसेक्स, इनके बारे में बात हुई है। यहीं से स्टार्टिंग से ही पता चल गया, द लगा हुआ है यहाँ पे आर्टिकल। तो ये जब देयर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वो चीज डेफिनेट होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, बीएसई और एनएसई के बीच का डिफरेंस क्या होता है? ये एक्चुअली लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं हमारी इंडियन मार्केट में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी लीडिंग मार्केट के लिए क्या होते हैं? इंडियन मार्केट के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है। अगर हम देखें बीएसई, मैंने कहा बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिफ्लेक्ट करता है। और एनएसई क्या करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और ये शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है, जिसमें जैसे कहते हैं ना मार्केट आज 5 बजे बंद हो जाएगी, जो शेयर्स में आप पैसा लगाते हैं, स्टॉक होल्डिंग जो होती है, उससे रिलेटेड ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको रीड करने से पहले मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो बॉम्बे में ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बात करें तो सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज आया था भारत में वो बीएसई ही था, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स ही था, है ना। और इसको हम पहले नेटिव शेयर या स्टॉक ब्रोकर्स के नाम से भी जानते थे, स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशंस यानी एसबीए के नाम से भी जानते थे। लेटर ऑन इट हैज बीन डिफाइंड एज बीएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंसेक्स जो है वो एक इक्विटी यानी शेयर्स का सेंसेक्स है, उसी को लेकर के यहाँ पे ऑथर ने अपने व्यूज बोले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। The BSE Sensex and the NSE Nifty 50 closed at record levels। कुछ अच्छे रिकॉर्ड लेवल्स है जिसपे उसकी क्लोजिंग शेयर मार्केट की हुई। In less than 7 months, 7 महीने से भी कम में इक्विटीज आर अप और स्टाजरिंग 19%। स्टाजरिंग, आप लोगों ने कई बार अगर मॉर्निंग में मेरी 8 AM वाली क्लास करते हो ना, है ना, अगर 8 AM वाली क्लास करते होगे तो आपको पता होगा स्टाजरिंग का मतलब क्या होता है। दैट इज
अ ग्रेट कॉज टू डेंजर, खतरे की तरफ 19% पे है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टॉक्स, जो इंडियन स्टॉक्स है उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना हिट किया, इट हिट 2 बिलियन ट्रिलियन परसेप्टिबली बिहाइंड कैनेडाज एंड जर्मनीज। अगर कनाडा और जर्मनी को पीछे छोड़ दे तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके इंडिया का है दैट वाज, यहां पे बोला गया ऑफ इंडियन स्टॉक की अगर हम बात करें तो 2 बिलियन ट्रिलियन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 2 बिलियन के अकॉर्डिंग किया गया है। परसेप्टिबली यानी अगर परसेप्टिबल की बात करें तो समथिंग दैट इज नोटिसिएबल, जिसको आप नोटिस करते हैं, क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज हुआ है NYSE, जिसे हम बोलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है आपका, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कोर्स इज द जायंट, जायंट मतलब ह्यूज, इन द रिंग। इसमें सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है कौन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो क्लोज हुई थी दैट इज 20 बिलियन डॉलर, ट्रिलियन, बिलियन बोल रही हूं, 20 ट्रिलियन डॉलर, मतलब दो, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडियन स्टॉक्स की है वो 2 ट्रिलियन है, 2 ट्रिलियन डॉलर है, और जो नेशनल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसका कितना है, 20 ट्रिलियन डॉलर। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन स्पेक्टिकुलर, मतलब जिसपे आप कीप ऑन चेक नहीं कर सकते, तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है पर्टिकुलरली खास करके प्राइवेट कॉर्पोरेट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इज डाउन है। सो द फिज इन द मार्केट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन। तो ये छोटे छोटे कंसिडरेशन से हम जो मार्केट में मेस्ड अप चीजें चल रही हैं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंडिया रिमेन्स लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ स्टोरी, भारत कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक चलने वाली कहानी है कि इसमें स्टॉक चलता रहेगा। सो इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं हु आर इन द मार्केट, जो मार्केट में अभी शेयर्स लगा रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, नीड नॉट बी स्पूक्ड बाय द मिसमैच, है ना। तो उनको क्या नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। स्पूक्ड मतलब फ्राइटन, डरना नहीं चाहिए बाय द मिसमैच बिटवीन द बाउंस इन द मार्केट, जो मार्केट में उछाल होती है ना, ऊपर नीचे अप डाउन होता है शेयर्स में, उससे डरना नहीं चाहिए। एंड हार्ड इकोनॉमिक डेटा बट शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस मतलब एकदम तितर बितर हो जाना, जैसे कि जब आप ट्रैवल करते हो एयरक्राफ्ट से, ठीक है, तो टर्बुलेंस होता है ना थोड़ा सा, तो उसी को बोल रहे हैं दैट शुड नॉट कॉज वाइल्ड सरप्राइज। तो इससे कोई बहुत ही ज्यादा भयंकर या वाइल्ड सरप्राइज शॉक नहीं होना चाहिए। द गुड न्यूज बॉल्स्टरिंग, है ना, जो गुड न्यूज एक एनकरेजिंग न्यूज है ना। बॉल्स्टर मतलब क्या होता है, बूस्टअप करना चीजों को, है ना, उसे हम बोलते हैं एक सपोर्ट जो है। कॉन्फिडेंस इज द रूलिंग पार्टीज ओवरवेलमिंग विक्ट्री इन द स्टेट पोल्स, जो रूलिंग पार्टी है, जो राज करने वाली पार्टी है, उसकी जो एंथुसियास्टिक विक्ट्री है, जीत है स्टेट पोल्स में। एंड द सक्सेसफुल रोल आउट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जीएसटी है उसका भी बढ़िया सक्सेसफुली रोल आउट हो रहा है। सो दीज रीइंफोर्स द लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटलुक। इन सभी चीजों को देख करके लगता है कि ये लॉन्ग टर्म एक पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिलेगा। द गवर्नमेंट हैज लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल, तो सरकार के पास बहुत सारे पॉलिटिकल कैपिटल एंड हैज द विल, और उनके पास ये विल है टू कैरी आउट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म, कि वो कुछ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म या चेंजेस कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि अगर देखा जाए द शॉर्ट टर्म सिनेरियो कुड बी बम्पी, कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म सिनेरियो है इट कुड बी बम्पी, वो क्या हो सकता है, अनइवन थोड़ा सा हो सकता है। बम्पी यानी कि अनइवन, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। द प्राइस अर्निंग, जो पीई रेशियो है, इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेदर स्टॉक्स आर प्राइस रिजनेबली और नॉट। जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो एक इंडिकेटर का काम करता है कि स्टॉक प्राइस जो रीजनेबल है या नहीं है, और जितना ज्यादा ये पीई रेशियो होगा उतना ग्रेटर चांसेस रहेंगे दैट मार्केट्स आर ओवर प्राइस, मार्केट में उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। सो पीई रेशियो जो सेंसेक्स के लिए होता है इज नाउ 22.71, दैट इज अ हिस्टोरिकल पीक दैट ओवरशैडोज द 20.72 नंबर ऑफ 2006 and 7। जब भी बताया गया ना कि इस समय की जो कंडीशन है सेंसेक्स की दैट इज हाई,
तो जो कहीं ना कहीं उसको भी ओवरशैडो कर रही है, जो 2006 और 7 में भी पी रेशियो था 20.72 और अब कितना है 22.71, राइट, बिफोर द ग्लोबल फाइनेंशियल बबल एक्सप्लोडेड, इससे पहले कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल एक वित्तीय बबल जो है वो एक्सप्लोड हो जाए। इट्स नॉट एनफ फॉर फंड मैनेजर्स टू रिलाई ऑन मोमेंटम, लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं होगा जो इन्वेस्टर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, कि वो इस चीज पे डिपेंड करे कि ये जो मोमेंट है इसी पे डिपेंड रहे। दैट इज अ पोलाइट वे टू से इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट मूव्स इन हर्ट्स, मतलब झुंड में इन्वेस्टमेंट एकदम आ रही हो। हर्ट्स मतलब क्या होता है? झुंड। दो वी बिलीव दैट गवर्नमेंट्स शुड सस्पेंड मिनिमली इन मार्केट ऑपरेशंस, तो ये हमारा विश्वास है, मानना है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट्स शुड सस्पेंड मिनिमली इन मार्केट ऑपरेशन। तो सस्पेंड वर्ड तो यहाँ पे नहीं है करेक्ट, सस्पेंड वर्ड यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो मिनिमली उनको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मार्केट ऑपरेशंस पे। दैट इज सर्टेनली हैज अ बिग रोल टू प्ले, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल है इन रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी एंड एक्शन। सो 2 एरियाज आर वाइटल एंड अर्जेंट, 2 एरियाज जो की एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं। पहला, टू सॉल्व द बैड डेट प्रॉब्लम, ये सॉल्व करना कि जो बैड डेट्स हैं, मतलब जो पैसा मार्केट में है वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, एक ये इन आर बैंक्स विदाउट अनर्व, अनर्व मतलब क्या होता है? फ्राइटन, फ्राइटन डरना, बैंकर्स इनटू लेंडिंग पैरालिसिस, तो ये भी रॉन्ग है। सो दिस विल फ्री अप सेविंग्स दैट कैन बी इन्वेस्टेड। तो इससे क्या होगा? जब बैड डेट्स रिकवर हो जाएंगी बैंक्स में, तो इससे क्या होगा बैंकर्स को कि जो लेंडिंग पैरालिसिस है उसमें हेल्प करेगा, और इससे सेविंग्स है वो उनको इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा क्या है? दैट क्रिएट जॉब्स। एक हो गया कि बैड डेट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दूसरा जॉब्स क्रिएट करना बाय सपोर्टिंग, कैसे? लेबर इंटेंसिव जो एक्टिविटी है उसको सपोर्ट करके, कैसे? फॉर ट्राइंग टू एंटर द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करे। अनलेस द लेटर इज डन, तो जब तक ये लेटर मतलब ये जॉब क्रिएट नहीं होंगी, द इकोनॉमी विल बी डॉग्ड बाय सोशल टेंशंस, जो इकोनॉमी है वो इधर उधर कहीं ना कहीं डगमगाती रहेगी। तो पहला है हमारा ए के लिए हमारा क्या आएगा? ए के लिए हमें यहां जाना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टार्टिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टॉक्स हिट $2 ट्रिलियन परसेप्टिबली। परसेप्टिबल का मतलब अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया था कि क्या होता है, किसी चीज का अगर परसेप्शन अगर हम बोलते हैं तो उसको लेकर के हम बोलते हैं, जबकि एक ये मार्जिन है जहां, क्योंकि आगे भी मार्जिन बताया गया कि इज द जायंट, तो मार्जिनली बिहाइंड कनाडाज एंड जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिमिट की बात की गई है, एक अमाउंट यहाँ पे देखो मेंशन है, जब लिमिट की बात की गई है तो मार्जिनली इज द करेक्ट वर्ड टू बी फिल्ड ओवर हियर, यानी कि दैट इज स्लाइटली। ग्रेट, महान तो आ नहीं सकता, कंसिडरेबल और सिग्निफिकेंस जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए एक एडवर्ब, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्टली फिल हो जाएगा। बी में दिया हुआ है कॉमन, प्लेन, अमेज या रिमार्क, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई बी में कि जो चीजें हैं, अगर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है दैट हैज नॉट बीन स्पेक्टेकुलर, वो क्या है? वो स्पेक्टेकुलर नहीं है, मतलब आई कैचिंग जो होता है, इसमें कीप ऑन चेक होता है, तो ये तो हमें करेक्ट लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है उसको आप लगातार कैच नहीं कर सकते हैं कि कितना कैसी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है वो स्पेक्टेकुलर नहीं है, तो ये तो अपनी जगह पे करेक्ट है। तो बी वाला क्या हो गया? नो चेंज रिक्वायर्ड, बाकी ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है। इसमें देखो, अब यहाँ पे बैंकर्स की बात की गई, फाइनेंशियल की बात की गई, स्टॉक होल्डर, डिफॉल्टर्स, तो जब डिफॉल्टर्स की बात की जाए तो सी वाले में हम आ जाएंगे। सिंपली क्या लिखा हुआ है कि इंडिया रिमेन्स लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ स्टोरी, इंडिया के बारे में बात की गई कि हाई लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ स्टोरी है, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे हु आर इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टर्स मतलब जो निवेश करने वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, विल नॉट बी दैट नीड नॉट बी स्पूक्ड, उनको डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए जो मिसमैच हो रहा है मार्केट में। तो इन्वेस्टर्स भी अपनी जगह पे करेक्ट है। फाइनेंशियर या डेटर्स कर्जदार थोड़ी ना लेंगे करेंगे इन्वेस्ट मार्केट में, तो इन्वेस्टर्स भी अपनी जगह पे यहाँ पे एकदम
करेक्ट है। तो यहाँ पे हम सी मार्क करेंगे, नो चेंज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये नहीं होंगे बैंकर्स या स्टॉक होल्डर की बात नहीं करें, जो इन्वेस्टर्स है, ऊपर भी इन्वेस्टर्स की ही बात हुई है। अगर आप देखोगे तो अभी इसमें इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात हो रही है, तो इन्वेस्टर ही आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, विल नॉट बी स्पूक्ड। स्पूक यानी कि वही फ्राइटन जिसे हम बोलते हैं, डरना नहीं चाहिए। तो डरना क्या, जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं उनको क्या डरना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो ये भी अपनी जगह पे एकदम करेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डिलाइटेड मतलब इंजॉय नहीं करना चाहिए तो रॉन्ग हो जाएगा। चैटर नहीं करना चाहिए, सूदेड मतलब रिलैक्स नहीं होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ई में क्या है, पीस, स्टिलनेस, ट्रैंक्विलिटी या डिस्टर्ब। तो देखो 30 वाले बैंक में क्या आएगा, यानी कि टर्बुलेंस की बात की गई, जो मार्केट में बाउंस आया एंड दैट इज हार्ड इकोनॉमिक डेटा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म, देखो यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस भी तो होगा भाई। शॉर्ट टर्म क्या होगा, टर्बुलेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस की यहां पे बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस जो है वो भी किसी एक बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। तो जब ये भी करेक्ट है तो इसमें भी मार्क कर दो, क्योंकि ट्रैंक्विलिटी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग काम, शांत रहना, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। पीस, स्टिलनेस इसी के क्या है, सिनोनिम्स हो गए। तो यहाँ पे भी टर्बुलेंस की बात की गई तो ये करेक्ट है। एफ ब्लैंक में देखते हैं क्या आएगा, कि अगर देखा जाए जो शॉर्ट टर्म सिनेरियो है वो कुछ थोड़ा बहुत बम्पी हो सकता है। पीई रेशियो के बारे में बात की गई है ना। उसके बाद यहाँ पे बोला गया, दो वी बिलीव दैट गवर्नमेंट्स शुड सस्पेंड मिनिमली। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए बताइए भला, सस्पेंड करना चाहिए क्या? यहाँ पे सस्पेंड की बात की गई, सस्पेंड मतलब किसी को निकाल देना, या किस चीज की बात की जा रही है? स्टेप, कॉन्फ्लिक्ट या इंटरफेयर या मेक। सस्पेंड तो करेगा नहीं ऑब्वियसली, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करेगा, क्या करेगा, शुड इंटरफेयर। क्या करना चाहिए, उनको इंटरफेयर करना चाहिए मिनिमली, बहुत कम मार्केट ऑपरेशंस में उनको इंटरफेरेंस करनी चाहिए। सस्पेंड नहीं करेंगे मार्केट ऑपरेशंस को, क्या करेंगे, उन सरकार को बहुत कम मार्केट ऑपरेशंस में इंटरफेयर करना चाहिए, मिनिमली इन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरफेयर। तो यहां पे हम मार्क कर देंगे इंटरफेयर एज द करेक्ट आंसर। एफ में क्या है, स्पूकिंग मतलब फ्राइटन, डरना। ठीक है, पेट्रीफाई मतलब क्या होता है कि लोग किसी को इतना डरा देना कि वो आगे बढ़ ही ना पाए। हॉरिफाइड भी डर से रिलेटेड है। अलार्म्ड मतलब किसी को जगाना किसी चीज से। ठीक है, तो अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो शेयर्स मार्केट है, इन्वेस्टर्स है, उनको लेकर के बात कर रहे हैं कि जो दो एरियाज है वहां पे बता रहे हैं। जो सबसे पहला है कि हमें बैड डेट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए विदाउट अनर्व बैंकर्स। तो फ्राइटन बैंकर्स, विदाउट फ्राइटन बैंकर्स नहीं, स्पूकिंग बैंकर्स है ना। हमें यहाँ पे विदाउट क्या है, एक प्रेपोजिशन, और इसके बाद हमें चाहिए आईएनजी फॉर्म। तो ये मीनिंग सेम दे रहा है लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी में आपका स्पूकिंग सबसे बेस्ट हो जाएगा, टू बी फिल्ड इन दी ब्लैंक। सो दिस वाज दी क्लोज टेस्ट जो हमने पढ़ा। आगे देखो, अब आपको पैसेज पढ़ना है अच्छे से, और कुछ वर्ड्स को प्रिंट किया गया है बोल्ड में, आपको क्वेश्चंस करने के लिए आंसर करना है। मतलब ये क्या है, अब आपका आरसी, डेली आप लोग आर्टिकल पढ़ते हो तो इसको बहुत अच्छे से कर लोगे मेरे ख्याल से। लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, आज के एसटी में सब प्राइस इंडेक्स से ही रिलेटेड है, वो क्या शो कर रहा है, इसको मैं समराइज करके से बताऊंगी। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, हैज डिसेलरेटेड, कम हो गई, टू रिकॉर्ड लो ऑफ कितना, 1.54% इन जून में। द रीडिंग हैज स्लिडेड बिलो, जो रीडिंग है मतलब ये जो डेटा को रिकॉर्ड किया गया है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो रीडिंग करी गई, यानी कि जो चीजें स्मूथ चल रही थी, दैट वाज बिलो दी 2% लोअर बाउंड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म टारगेट। जो आरबीआई का मीडियम टर्म टारगेट था सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए, हैज अंडर स्टेबली
understandably led to calls for the RBI to support economic growth by cutting interest rates. मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, स्लिट जो होता है एक वीडियो टेकिंग जो होता है वो टूल होता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक तरीके से। जो ये लो पॉइंट आया है यहीं पे बता रहे हैं कि दैट द रीडिंग हैज स्लिड बिलो द 2% लोअर बाउंड ऑफ द रिजर्व बैंक इंडिया। जो रिजर्व बैंक का मीडियम टारगेट था सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं इट हैज लेड टू कॉल्स फॉर द आरबीआई। ये आरबीआई को कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको सपोर्ट करेगा बाय कटिंग इंटरेस्ट रेट्स को कम करके। जो हमारे इकोनॉमिस्ट है जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इंक्लूडेड हैं, उन्होंने ओपनली इस बात को क्वेश्चन किया जो assumptions made by the majority of the members of the RBI's monetary policy committee। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके द्वारा जो assumptions किए गए थे उसमें भी इकोनॉमिस्ट और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने क्वेश्चन उठाया विद रिगार्ड किसको लेकर के, टू प्राइसेस एंड हाउ, इन्हीं तरीके ये जो प्राइसेस हैं इनको लेकर के क्वेश्चन उठाया और अर्ज किया और रिबूट ऑफ द पॉलिसी रैशनल। जो पॉलिसी रैशनल है उसको कहीं ना कहीं दोबारा से दे शुड रिबूट, है ना, दोबारा से उनको क्या करना है, जो लॉजिक बेस चीजें हैं, लॉजिकल बेस जो पॉलिसी है यानी कि जो assumptions हैं उनको दोबारा से वो रिबूट करें। जो कोर इन्फ्लेशन है विच स्ट्रिप्स आउट ऑफ द रिलेटिवली वोलेटाइल फूड मतलब चेंज होता रहता है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, हैज ऑल्सो ट्रेंडेड लोअर, वो भी अब कम हो गया, एंड ईज्ड बिलो 4% ऑफ द फर्स्ट टाइम इन एटलीस्ट 5 years। या पहली बार 5 सालों में ऐसा हुआ है कि उसमें 4% की राहत मिली है। एंड विद द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा, और जो लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा है कब से कब तक, मई से, रिफ्लेक्टिंग वीकनेस इन की सेक्टर्स, कुछ की सेक्टर्स है जिसमें कहीं ना कहीं वीकनेस देखी गई, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो। द रीजनिंग बिहाइंड डिमांड्स फॉर मॉनेटरी एक्शन, और इसके पीछे का जो लॉजिक है कि मॉनेटरी एक्शन इसमें लेना चाहिए, दैट कुड हेल्प स्पर मतलब किसी चीज को एनकरेज करना, बोथ इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर डिमांड, वो एकदम क्लियर है। अब यहां पे बोला गया कुछ लोगों ने और क्या किया, अपने कुछ कंसर्न्स आगे उठाए, जो ये डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स है, डिफ्लेशन मतलब सस्ता हो गया चीजें, एंड द रिस्क ऑफ, और ये जो खतरा है, जोखिम है, ऑफ रिलाइंग टू हैवीली ऑन फॉरकास्टिंग मॉडल्स, जो टोटली डिपेंड कर रहे हैं assumptions पे, फॉरकास्टिंग मॉडल्स पे, वो कहीं ना कहीं ये कंसर्न की बात है। सो द वॉइसेस एक्सॉर्टिंग द सेंट्रल बैंक, तो ये जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ये जो आवाजें उठ रही हैं, ये डिफ्लेशनरी ट्रेंड को लेकर के, है ना, कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक को बहुत ज्यादा एग्जॉर्ट कर रहा है, एग्जॉर्शन जिसे हम बोलते हैं, और कहते ना किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, कि इंटरेस्ट रेट को वो कम करे, आर ओनली गोइंग टू ग्रो अहेड ऑफ इट्स नेक्स्ट बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू, बाय मंथली मतलब 2 मंथ की जो पॉलिसी रिव्यू है, एट द बिगिनिंग ऑफ अगस्त की स्टार्टिंग में, फॉर द 6 members ऑफ द आरबीआई रेट सेटिंग पैनल। अगर जो 6 मेंबर्स हैं आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट वगैरह बनाते हैं, है ना, जिसमें गवर्नर इंक्लूड है और उनके डिप्टी ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी के लोग इंक्लूड हैं, द डेटा पोज अ कॉनंड्रम। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक मीनिंग पढ़ाया था कॉनंड्रम, ठीक है, कॉनंड्रम का मतलब क्या होता है, अगर हम कॉनंड्रम की बात करते हैं कि जो डेटा है वो क्या है, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम के लेकर के बोल रहे, बहुत ही ज्यादा, इट पोज अ डिफिकल्टी, है ना, उसमें कठिनाई आ रही है, दैट इज गोइंग टू टेस्ट देयर सेगैसिटी, वो क्या टेस्ट करने जा रही है, उनकी सेगैसिटी को टेस्ट करने जा रही है, मींस दिस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग सेगैशियस। अगर एक की बात करें तो द बेनिफिशियल बेस इफेक्ट, जो बेनिफिट वाला एक बेस इफेक्ट है, प्रभाव है, वो कब रिवर्स होगा, विल बिगिन टू रिवर्स आफ्टर पीकिंग इन जुलाई, जब जुलाई में एकदम पीक पे होंगी चीजें। ऑल्सो द मेजोरिटी ऑफ द रिस्क, हालांकि अगर देखा जाए और भी चीजें इसमें एड ऑन करते हुए बोलेगी, जो रिस्क है इन्फ्लेशन आउटलुक को लेकर के, द कमिटीज पार्टिसिपेंट्स हैड फ्लैट कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली एट द लास्ट मीटिंग इन जून, जो जून में लास्ट मीटिंग हुई थी, व्हेन दे हैड ऑप्टेड टू सिट पैट व्हाइल रिटेनिंग अ न्यूट्रल स्टैंस। स्टैंस मतलब समथिंग स्टेप, स्टैंस क्या होता है, एक स्टेप की बात करता है, ठीक है। तो लास्ट मीटिंग जो जून में हुई थी उसमें जो एक न्यूट्रल स्टेप लिया गया था, दे आर स्टिल लार्जली रेलेवेंट, वो रेलेवेंट है एंड येट टू प्ले आउट।
अभी भी उसको लागू करना बाकी है। देखो ऑथर यहाँ पे यही चीज बता रहा है, ये जो इन्फ्लेशन था वो लोअर हुआ, अब ये जो डिफ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न है। जैसे इकोनॉमी हमारी डाउन हो जाएगी तो उसको लेकर के कंसर्न यहाँ पे पूरा बताया गया। सो जो इम्पैक्ट है जुलाई 1 से पड़ेगा, जो ये चीजें जब कर दी जाएंगी, जो जुलाई 1 से पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड, भाई जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ, जीएसटी हो गया, जैसे कि विल बिगिन टू फीड इनटू प्राइसेस ओनली over the coming months based on the initial anecdotal trends in the prices of various services. There could be upward pressure on our core inflation. अच्छा ये बात बताओ, जब हम core inflation की बात करते हैं, it means we are talking about what, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली core inflation को लेकर के ही पूरी चर्चा हुई है ना? जो चेंज होता है गुड्स और सर्विसेज में, प्राइसेस, उनके प्राइसेस में, है ना, और लॉन्ग रन के लिए जो काफी ज्यादा कहते हैं ना ट्रेंड में चलता रहता है, उसे ही हम बोलते हैं। लेकिन ये उन चीजों को इंक्लूड नहीं करता, किन चीजों को इंक्लूड नहीं करता है, जो एनर्जी सेक्टर्स या फूड सेक्टर्स होते हैं, उसी चीज को लेकर के यहाँ पे बोला गया, लास्टली बोला गया। सिमिलरली जो पेमेंट है, जो इंक्रीज अलाउंसेस है अंडर दी 7 सेंट्रल पे कमीशन, कहते हैं ना 7वां वेतन जिसे हम बोलते हैं, विच केम इनटू इफेक्ट, जो प्रभाव में आया कब, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, यानी कि जुलाई से आया, could also start to transmit into price gains, वो प्राइस गेन्स में भी तब्दील होता जाएगा। एज द डिप्टी, क्योंकि डिप्टी ने पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया इस चीज को लास्ट मीटिंग में, फिस्कली एक्सपेंसिव मेजर्स जो हैं, जो फिस्कल एक्सपेंसिव मेजर्स लिए गए टेकन बाय सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स टू एड्रेस फार्मर्स डिमांड्स फॉर डेट रिलीफ, कि किसानों को किसी चीज से राहत मिले, इट्स अ ट्रेल रिस्क बाय ट्रिगरिंग, उस पॉइंट, उस चीज को ट्रिगर करना, जनरलाइज इन्फ्लेशन ओवर टाइम, एंड द रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर की जो हेल्थ है उसको रिवाइव करने को लेकर के बोला गया। अ की कैवेट फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एक वार्निंग है, एक प्रोविजन है, एक की प्रोविजन निकाला गया कि जो इफेक्टिव ट्रांसमिशन है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये अभी भी इट इज फार फ्रॉम बीइंग क्लोज टू अ फ्रूटफुल आउटकम, इससे हमें बेनिफिट आउटकम मिले, ये एक अच्छा रिजल्ट मिले, इससे अभी हम काफी दूर हैं। सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए आरबीआई विल हैव टू वे, आगे ऑथर जो है एडवाइस देते हुए बोल रहा है कि आरबीआई को क्या करना होगा, इट हैव टू वे वेदर द करंट ट्रेंड इन इन्फ्लेशन इज लाइकली टू रिमेन ड्यूरेबल, ये जो करंट का ट्रेंड चल रहा है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो ड्यूरेबल होगा इनफ फॉर इट टू मेक अ मूव, कि वो आगे जाकर के कोई एक स्टेप ले सके, दैट डजंट एंड अप प्रूविंग टू बी अ कॉस्टली एरर इन द लॉन्ग रन, जो कहीं ना कहीं एक गलत साबित होगा, कॉस्टली एरर आगे लंबे समय में। ठीक है, क्लियर? चलो, तो यहाँ पे बेसिकली आपको किस चीज से रिलेटेड बातें कही गई हैं, आपको बोला गया है कि रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ बैंकिंग सेक्टर बोली गई, लाइन टू लाइन लिखी है। डिप्टी ने क्या पॉइंट आउट किया लास्ट मीटिंग में, अभी हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में यही चीज पढ़ी है, जो टेल रिस्क है और ये सारी चीजें। द पेमेंट ऑफ इंक्रीज अलाउंसेस अंडर द 7th सेंट्रल पे, तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो ये तीनों ही बातें लिखी हुई हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल एबीसी, लाइन टू लाइन एकदम। नेक्स्ट, अब इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, चलिए देखते हैं। फॉर द 6 मेंबर्स ऑफ द आरबीआई रेट सेटिंग पैनल, जिसमें गवर्नर और डिप्टी मॉनेटरी पॉलिसी के लोग हैं, कॉन्ड्रम करेंगे, ठीक, ये तो लिखा हुआ है, ये तो ट्रू हो गया। द मेजॉरिटी ऑफ द रिस्क टू द इन्फ्लेशन आउटलुक दैट द कमिटीज पार्टिसिपेंट्स हैड फ्लैग्ड कलेक्टिवली, और अभी भी दे हैव टू येट टू प्ले आउट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया। द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बता रहा है, इतना ही परसेंट बताया जून में, तो ये भी तो ट्रू है, तो ये तो सारे ट्रू है, नॉट ट्रू तो कोई है ही नहीं, तो सिंपली आंसर क्या मार्क कर देंगे, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रूली सेड अबाउट द कोर इन्फ्लेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो कोर इन्फ्लेशन के बारे में क्या बोला गया है। अब जब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज बोली गई है, इट रिमूव्स द रिलेटिवली वॉलेटाइल फूड, क्या रिमूव करता है अगर कोर इन्फ्लेशन है, तो जो फूड और फ्यूल प्राइसेस चेंज होते रहते हैं वो उसको रिमूव करेगा, सही बात है। इट हैज ट्रेंडेड लोअर एंड इज बिलो 4% से कम आ गया, सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी, करेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल एनेक्टोडल ट्रेंड्स,
ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड पैराग्राफ की लाइन है। जो वेरियस सर्विस है, अपवर्ड प्रेशर है, ये भी लिखा हुआ, तो तीनों ही चीजें तो लिखी हुई हैं कोर इन्फ्लेशन के बारे में। सिंपली मार्क कर दो ऑल ABC। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन मेंशन्ड इन द पैसेज फॉर द वॉइसेस एक्सॉर्टिंग अगेंस्ट द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट जो आवाजें उठ रही हैं उनको लेकर के क्या बोला गया? ये फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। यहां पे क्या बोला गया था? इट द वॉइसेस अर्ज टू नलीफाई इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स को एकदम नलीफाई कर दे, नहीं, रिड्यूस कर दे। तो ये तो रॉन्ग हो गया। The voices exhorted the central bank to reduce interest rates that are only going to grow ahead. तो देखो वही चीज आ गई, करेक्ट है ये। The voices exhorted that inflation is likely to remain durable enough. No, voices इसको लेकर के नहीं उठी थी, ये लास्ट में है, तो सिर्फ बी आंसर होगा। मार्क कर देंगे ओनली बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 37 देखो, एप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है बताओ तुम लोग जल्दी से। पूरा का पूरा पैसेज किस पे बेस्ड है? इन्फ्लेशन पे। पूरा का पूरा पैसेज किस पे बेस्ड है? इन्फ्लेशन पे है। सीधा सीधा डाल दो इन्फ्लेशन कॉन्ड्रम। जो लो रिटेल इन्फ्लेशन है उसके रिकॉर्ड के बारे में बात हो रही। सिंपल, यही टाइटल हो गया। ये तो पढ़ के ही पता चल गया था कि भैया इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसका सिमिलर मीनिंग बताना है। वैसे अगर एनेक्डोट देखे तो इट इज काइंड ऑफ ए स्टोरी। ये किसको दर्शाता है? स्टोरी के बारे में बात बताता है। लेकिन एनेक्डोटल है तो ये अकाउंट से रिलेटेड है यहाँ पे, है ना। दैट इज नॉट नेसेसरली। स्टोरीज क्या होती है? ट्रू तो होती नहीं है, ट्रू तो होती नहीं है ना, रिलायबल होती है। जैसे जो हम लोगों को दादी अम्मा या ये सब कहानियां सुनाती थी, क्या वो ट्रू होती थी? नहीं, एनेक्डोटल होती थी, स्टोरी होती थी। तो अनरिलायबल नो, सर्टेन नो, क्लियर नो, ट्रू नो, एडमेंट एडमेंट नो। क्यों एडमेंट नहीं होगा? क्योंकि बेटा एडमेंट भी नहीं होगा। कहोगे मैम सब तो कर दिया, लेकिन यहां पे जब अनरिलायबल लिखा था इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दैट इज नॉट रिलायबल। नॉट रिलायबल मतलब अनरिलायबल। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनरिलायबल इसका सिमिलर आंसर। नेक्स्ट, डिसेलरेट। डिसेलरेट जैसे एक्सेलरेट होता है ना, इसका मतलब होता है चीजों को इंक्रीज करना। क्विकन मतलब जल्दबाजी, स्पीड जल्दी, स्लोड किसी चीज को धीरे करना, डिक्लाइन मतलब चीजों को कम करना। तो डिसेलरेट मतलब क्या होता है? डिक्लाइन कहेंगे या स्लोड कहेंगे? डिक्लाइन मतलब एकदम कमी आ जाना, और डिसेलरेट मतलब स्लो डाउन करना। तो आंसर हमारा यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट, दैट इज स्लो डाउन, राइट। अब 40 से 47 आपको सिर्फ अरेंज करना है। वो यहाँ पे सेंटेंसेस एक बार अरेंज कर लोगे फिर आंसर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अरेंज करते हैं क्या होगा। टू फाइल डिसेलरेशन डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए फॉर देयर अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉइज, जो उनके एम्प्लॉइज अनरजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, विद अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1 पर एनम। कितनी फी लगेगी? ₹1 पर एनम से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। विल ब्रिंग मेनी इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज इनटू द टैक्स नेट। नहीं पता तो यहां से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, कंफर्म है। यहां लगा है द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एडेड ओवर 10 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स। जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसने 10 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर को ऐड किया। आफ्टर एम्प्लॉयर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी, कब? जब एम्प्लॉयर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्या? टू फाइल डिक्लेरेशंस। देखो सी से ये कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? एम्प्लॉयर्स को क्या अपॉर्चुनिटी मिली? टू फाइल डिक्लेरेशंस फॉर देयर अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉइज, जो उनके अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉइज है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये दोनों तो लिंक है भाई। अभी फर्स्ट और सेकेंड हम नहीं कह रहे। द क्वेश्चन इज, लेकिन क्वेश्चन जो उठता है, शुड दीज न्यू टैक्स पेयर्स, ये जो नए टैक्स पेयर्स हैं, बी बैजर्ड फॉर देयर पास्ट एब्सेंस फ्रॉम द रैंक्स ऑफ टैक्स पेयर्स, कि ये पहले तो कोई टैक्स पे नहीं करते थे, क्या ये उनकी एब्सेंस होगी? और वेलकम द बोर्ड एज फ्यूचर गुड सिटीजन्स, और उनको एज अ एक गुड अच्छे नागरिक की तरह वेलकम किया जाए कि आगे जाके वो टैक्स भरेंगे। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मस्ट लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ऑफ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस एग्जाम्पल से सीखना चाहिए।
क्या सीखना चाहिए आगे देखेंगे। Demonetization, which has induced many to file their tax returns, it has also convinced many utilized companies. Now the goods and service tax, which induce people to pay tax and maintain formal accounts. देखो पूरा का पूरा पैसे जो मुझे समझ में आया वो क्या है, that is focusing on the threat of harsh penalty, एक जो बहुत ज्यादा कड़ी पेनल्टी, कड़े चार्जेस लग सकते हैं किस पर, should not impede tax implies, है ना, तो वो टैक्स कॉम्प्लायंस जो है उसको इंपीड नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा सी और ए है। अगर यहाँ पे द क्वेश्चन इज देखोगे तो इससे पहले यानी कोई बात कही गई होगी तो ये पहला नहीं होगा, टू ब्रिंग से हो नहीं सकता। इनकम डिपार्टमेंट को सीखना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किससे और क्या सीखना चाहिए तो पता ही नहीं है। डीमोनेटाइजेशन के बारे में फिर बात की, नाउ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ तो हमें कंफर्म है कि सी से सेंटेंस स्टार्ट होगा और सी से स्टार्ट होगा तो ए उससे लिंक्ड है। क्या लिखा है, टू फाइल डिक्लेरेशंस for their unregistered employees with a nominal fee of rupees 1 per annum, 1 रुपए से, ठीक है। उसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनसे क्या सीखना चाहिए, ये हमारा हो गया थर्ड, यानी एफ, सीखना चाहिए विद द एग्जाम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ऑफ, कैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे इन लोगों को दिक्कतें हुई थी उस एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, दैट टू फाइल टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे की टू ब्रिंग देयर, जो उनकी छुपी हुई आय है वो इसलिए नहीं निकाल रहे ना, वो इसलिए नहीं निकाल रहे कि भैया उनको टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज नोन एज ब्लैक मनी ऑन देयर बुक्स, तो उसको सेल्स प्रॉफिट्स एंड टैक्स कलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 5, है ना। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई। आगे बोल गया अब जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, अब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, दैट विल ब्रिंग मेनी इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज इनटू द टैक्स नेट, द क्वेश्चन इज, तो टैक्स नेट में वो आ जाएंगे और अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है, तो ये हो गया 8, तो हमारा क्या बना, CAF G, ये 4th हो गया, 5th कहां गया हमारा, E, 6th है हमारा H, 7th है हमारा B और 8th है हमारा D, तो CAF GEHBD ये आपका करेक्ट हो गया। 4th यहाँ पे बता दो, 4th क्या है हमारा, G, मार्क कर दो। लास्ट क्या है हमारा, लास्ट में D, तो मार्क कर दो, लास्ट तो हमारा D ही है ना। फिर 6th क्या था हमारा, अगर हम यहाँ पे 6th की बात करेंगे, हार्श क्वालिटी की बात करेंगे तो CAF GEH, तो H था, मार्क कर दो। सेकंड क्या था, C के बाद A, तो हमारा आंसर क्या है, A, मार्क कर दो। फर्स्ट क्या है, C, ये तो मोस्ट कॉमन पता है, ठीक। थर्ड क्या है हमारा, CA के बाद क्या था, F, तो ये आपका आ गया F। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस में बी कंसीडर्ड ऑड वन आउट, बताइए यहां पे कौन सा आपको लगता है ऑड वन है, तो कोई भी नहीं है भैया, सब सही है। ऑड वन आउट तो था ही नहीं ना ऑप्शंस में, हमें तो सारे अरेंज करने थे, राइट। अब 48 से 50 क्या है, हर एक क्वेश्चन में देयर इज अ ब्लैंक स्पेस, यानी कि डबल फिलर या सिंगल फिलर है, 5 वर्ड्स दिए हैं, आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है इसमें फिल करने के लिए। लिखा है द डेथ इन दी वायलेंट क्लासेस, जो मतलब हिंसा जब होती है बिटवीन दी मेंबर्स ऑफ भारवाड़ एंड राजपूत कम्युनिटीज के बीच में जब झगड़ा हो रहा था, इन द डिस्ट्रिक्ट हैज राइजन टू 2, तो जो डेथ टोल है, एक्सपेंस है या ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट तो हम किसी की याद में देते हैं तो होगा नहीं, तो डेथ रेट ही होगा कि नहीं होगा बताओ, नहीं, डेथ रेट बढ़ने की बात नहीं हो रही है। जो वायलेंट क्लैशेस था उसमें जो डेथ टोल यानी कि किसी चीज का बुरा प्रभाव पड़ना, किसी चीज का बुरा प्रभाव पड़ना, द डेथ टोल इन दी वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द मेंबर्स इन द डिस्ट्रिक्ट हैज राइजन, जो डेथ टोल है वो बढ़ गया है, 2 गुने से बढ़ गया है उसका प्रभाव, तो यहाँ पे टोल होगा सबसे बेस्ट वर्ड। नेक्स्ट, ऑन दी मूवमेंट ऑफ पीपल कंटिन्यूड इन पार्ट्स ऑफ, जो मूवमेंट, जो एक किसी भी तरीके का मूवमेंट चल रहा था, ऑन दी पार्ट्स ऑफ पीपल, किस तरीके का मूवमेंट, इन पार्ट्स ऑफ श्रीनगर फॉर दी थर्ड, लगातार तीसरे दिन, वाइल कप्स यानी कि कंट्रोल जो किया गया वर लिफ्टेड फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ द वैली,
तो फ्रीडम मूवमेंट कंक्लूजन ऑन द मूवमेंट तो होता ही नहीं है। रेगुलेशंस मतलब मूवमेंट, किसी भी तरीके के मूवमेंट में किसी तरीके का नियम कानून की बात की जाए, एक रूल्स की बात की जाए, उसको बोलते हैं। तो यही हमारा करेक्ट है। स्टिपुलेशन बाउंड्स ऑफ फ्रीडम तो हो नहीं सकता, फ्रीडम ऑन दी मूवमेंट तो होता नहीं है, लगातार वो मूवमेंट चल रहा है, मतलब उसके जो कानून है। ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन अ मेजर सिक्योरिटी अ डेंजरस प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, जो डेंजरस प्लास्टिक एक्सप्लोजिव था वॉज फाउंड, वो पाया गया कहां? इन दी स्टेट असेंबली। द चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड दी हाउस, इन्फॉर्म किया उन्होंने हाउस को, विच यूनानिमसली रिकमेंडेड दी एनआईए प्रॉब इनटू इट। यूनानिमसली मतलब एक मत होकर के उन्होंने एनआईए को रिकमेंड किया कि उस पर वो काबू पा ले। तो यहाँ पे जो मेजर सिक्योरिटी क्या हुई? टूट गई, ब्रीच हो गई, ब्रेक हो गई, तभी तो डेंजरस प्लास्टिक एक्सप्लोजिव पाया गया था। किसी ने सिक्योरिटी तोड़ करके वहां पे जाकर रख दिया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस वे वी कैन सी कि ये हमारी एसटी हो सकती है। इसी तरीके से इसको करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एसटी सॉल्यूशन के साथ, दैट इज स्पीड टेस्ट नंबर 9। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एवरीवन।